आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और अक्सर सीखने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा ग्रामर पॉइंट जिसमें इंग्लिश सीखने वाले अक्सर अटक जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी। हमारे पास सोर्स के तौर पर एक टेक्स्ट बुक का पेज है। देखने में तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसमें कमाल की बातें छिपी हैं। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसके रूल्स को रटने के बजाय इसके पीछे का जो लॉजिक है उसे समझें, ताकि इसे इस्तेमाल करना नेचुरल लगे। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज की शुरुआत एक बड़े ही कमाल के एग्जाम्पल से होती है। हाँ, वो कैरन और जिम वाला। जी, लिखा है, कल कैरन और जिम ने टेनिस खेला। उन्होंने 10 बजे शुरू किया और 11:30 बजे खत्म किया। ठीक है, सिंपल पास्ट। हाँ, तो 10:30 बजे वे टेनिस खेल रहे थे। मतलब एकदम सीधी बात, कोई भूमिका नहीं, सीधे एक्शन के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, और यही इस टेंस का पूरा सार है। ये हमें एक्शन के खत्म होने की कहानी नहीं सुनाता। ये हमें एक्शन के बीच में ले जाकर, आप कह सकते हैं, एक स्नैपशॉट दिखाता है। 10:30 बजे उनका मैच फिनिश नहीं हुआ था, वो चल रहा था। They were in the middle of playing. एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर तो इसका, जैसा पेज पर भी दिया है, काफी सीधा साधा है। वॉज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दो। हाँ, आई ही शी इट के साथ was doing। और वी यू दे के साथ वर डूइंग। रूल तो सिंपल है, पर इसका इस्तेमाल कहानी को पूरी तरह बदल देता है। हाँ, और इसी आइडिया को समझाने के लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगी। अच्छा। एक सीधी लकीर पर पास्ट से नाउ तक का सफर दिखाया है और बीच के एक हिस्से को हाईलाइट करके लिखा है आई वॉज डूइंग। जी। मतलब ये साफ दिखता है कि हम किसी काम के शुरू से अंत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस दौरान किसी एक पल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो टाइमलाइन एक खिड़की की तरह है। आप पूरी फिल्म नहीं देख रहे। हाँ, आप बस खिड़की से एक सीन देख रहे हैं जो उस वक्त चल रहा था। जैसे इसमें एक उदाहरण है, दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन ब्राजील। अब ये सुनने वाला ये नहीं जानना चाहता कि मैं ब्राजील में कब गई या कब वापस आई। पॉइंट ये है कि ठीक पिछले साल इसी पल मेरे रहने का एक्शन प्रोग्रेस में था। ये एक मूड सेट करता है, कॉन्टेक्स्ट देता है। सही बात है। और दूसरा सवाल भी तो इसी लॉजिक पर है, What were you doing at 10 o'clock last night? हाँ। अगर कोई मुझसे पूछे What did you do last night? तो मैं शायद पूरी लिस्ट बता दूंगा। मैंने खाना खाया, मूवी देखी, सो गया। ये सब पास्ट सिंपल है। बिल्कुल, एक के बाद एक हुई घटनाएं। हाँ, लेकिन at 10 o'clock लगाकर पूछने का मतलब है कि आप मेरी पूरी कहानी में नहीं, बल्कि रात के 10 बजे वाले सीन में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, लिस्ट वर्सेस सीन। हाँ, यही पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का असल फर्क है। पास्ट सिंपल यानी आई डिड घटनाओं की एक लिस्ट देता है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। जबकि पास्ट कंटिन्यूस मतलब आई वॉज डूइंग एक सीन बनाता है, एक माहौल तैयार करता है। ये भाषा को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से कहानी सुनाने वाले टूल में बदल देता है। ओके, तो ये लिस्ट वर्सेस सीन वाली बात बड़ी दिलचस्प है, पर मुझे लगता है कि असल कंफ्यूजन तब शुरू होती है जब दोनों एक साथ आते हैं। हाँ, जब ये दोनों टेंस एक ही वाक्य में आ जाते हैं। इस टेक्स्ट बुक पेज का अगला सेक्शन इसी पर है और मेरे ख्याल से यही सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल है। इसमें एक तरफ लिखा है आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन आई मेट डेव। यानी एक लंबा एक्शन चल रहा था, मेरा घर जाना, और उसी बीच एक छोटा अचानक होने वाला एक्शन हुआ, डेव से मिलना। जी, मेरा डेव से मिलना। बिल्कुल। यहाँ आई वॉज वॉकिंग होम उस सीन का, आप कह सकती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है। वाह। कहानी का स्टेज सेट हो चुका है और उस स्टेज पर डेव का कैरेक्टर एंटर करता है। अब इसकी तुलना दूसरे एग्जाम्पल से कीजिए, आई वॉक्ड होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट। अच्छा, यहाँ कोई सीन नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये बस एक फैक्ट है, एक लिस्ट का हिस्सा। पार्टी खत्म हुई, मैं घर चली गई। एक्शन ए, देन एक्शन बी। मतलब ये ग्रामर से ज्यादा स्टोरी टेलिंग की चॉइस है कि आप अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बिल्कुल। सोचिए एक डिटेक्टिव नॉवल की ओपनिंग लाइन, इट वॉज रेनिंग हेविली, आई वॉज ड्राइविंग डाउन द हाईवे व्हेन द कार्स हेडलाइट सडनली वेंट आउट। एक माहौल बन गया। हाँ, यहाँ वॉज रेनिंग और वॉज ड्राइविंग एक सस्पेंस वाला माहौल बना रहे हैं। अब इसी घटना की पुलिस रिपोर्ट देखिए, वो कैसी होगी? वो तो सीधी सपाट होगी। हाँ, वो पास्ट सिंपल में होगी। एट 10 PM द हेडलाइट्स फेल्ड एंड आई ड्रोव ऑफ द रोड। अरे वाह। देखा आपने, घटना वही है,
पर उसे बताने का तरीका, उसका इम्पैक्ट सब ग्रामर से बदल गया। पास्ट कंटिन्यूअस आपको एक्शन के अंदर खींचता है, जबकि पास्ट सिंपल आपको बाहर से दिखाता है। वाओ, ये पुलिस रिपोर्ट और नॉवेल वाला एग्जाम्पल तो कमाल का है। इसने तो मेरे लिए चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। अच्छा है। इस पेज पर एक और एग्जाम्पल है जो इसी बात को पुख्ता करता है। मैट फोन्ड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। जी डिनर का लंबा एक्शन चल रहा था और बीच में मैट की छोटी सी फोन कॉल आई। हाँ, या फिर वो दूसरा वाला, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप। मेरा उठना तो एक पल का काम था, झट से उठा। सही। लेकिन बारिश का होना एक बैकग्राउंड कंडीशन थी जो मेरे उठने से पहले भी चल रही थी और शायद बाद में भी चलती रही। ये उस सुबह का पूरा सीन पेंट कर देता है। इस सेक्शन में जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है और जिसने मेरे दिमाग की सारी जाले साफ कर दिए हैं, अच्छा, वो कैरन वाला है। यहाँ 2 वाक्यों की तुलना की गई है। पहला, When Karen arrived, we were having dinner. और दूसरा, When Karen arrived, we had dinner. सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। वही मैं जानना चाहता हूँ। पहला वाक्य When Karen arrived, we were having dinner, जब कैरन आई हम खाना खा रहे थे। इसका मतलब है कि डिनर पहले ही शुरू हो चुका था। ओके। हम खाने के प्रोसेस के बीच में थे और उस सीन में कैरन की एंट्री हुई। ठीक है, ये समझ आया। तो दूसरा वाला When Karen arrived, we had dinner, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ घटनाओं का एक क्रम है। फर्स्ट कैरन अराइव्ड, देन वी हैड डिनर। अच्छा। यानी पहले कैरन आई और उसके आने के बाद हम सब में मिलकर खाना शुरू किया। शायद हम उसी का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह। तो देखिए, सिर्फ वर हैविंग को हैड से बदलने पर पूरी कहानी बदल गई। पूरी कहानी बदल गई। एक में कैरन ने हमें इंटरप्ट किया, दूसरे में उसके आने से एक्शन शुरू हुआ। ये ग्रामर की ताकत है। सच कहूं तो ये थोड़ा सटल है। मतलब अगर कोई तेजी से बोल रहा हो तो क्या लोग वर हैविंग और हैड के बीच का ये फर्क पकड़ पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। कैजुअल बातचीत में शायद लोग इतना ध्यान ना दें, लेकिन राइटिंग में या जब आप कोई कहानी सुना रहे हो तब ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि आपकी लैंग्वेज पर कितना कंट्रोल है। अच्छा। ये एक पेंटर की तरह है जो सही शेड चुनने के लिए वक्त लेता है। कोई भी नीला रंग काम कर सकता है, पर एक खास शेड ही उस पेंटिंग में सही मूड भरेगा। ये टेंसेस भी भाषा के वो खास शेड्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे सीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज नोइंग द आंसर या आई वॉज वॉन्टिंग अ कॉफी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। और आप बिल्कुल सही हैं, ये सुनने में अजीब ही नहीं गलत भी है। हाँ। और यहीं पर इस टेक्स्ट बुक पेज का आखिरी सेक्शन आता है जो स्टेटिव वर्ब्स के बारे में है। स्टेटिव वर्ब्स? जी, ये वो वर्ब्स हैं जो एक्शन नहीं बल्कि स्टेट यानी अवस्था बताते हैं। सोचना, महसूस करना, जानना, चाहना, ये सब अवस्थाएं हैं। आप इन्हें कर नहीं रहे होते, आप उस अवस्था में होते हैं। ओके, सो स्टेट वर्सेस एक्शन। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे फील, महसूस करना शब्द। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप कह सकते हैं आई फील हैप्पी, ये एक स्टेट है। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं आई वॉज फीलिंग माई वे थ्रू द डार्क रूम। बिल्कुल। यहाँ तो ये एक एक्शन है। हाँ। तो फिर तो रूल कैसे लागू होगा? ब्रिलियंट क्वेश्चन। और यही वो न्यूआंस है, वो बारीकियां हैं जहां एडवांस्ड लर्नर्स भी आप कह सकते हैं फंसते हैं। अच्छा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुछ वर्ब्स जैसे फील, थिंक, हैव दोनों तरह से काम कर सकते हैं। जब फील का मतलब आपकी भावना या इमोशन से है तो वो एक स्टेट है। आई फेल्ट हैप्पी। आप आई वॉज फीलिंग हैप्पी भी कह सकते हैं। ये आजकल आम है, पर ट्रेडिशनल ग्रामर इसे स्टेटिव ही मानता है। लेकिन जब फील का मतलब है किसी चीज को छूकर महसूस करना, जैसे आई वॉज फीलिंग द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, तब ये एक एक्टिव फिजिकल एक्शन है। हाँ, ये तो एक्टिविटी है। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्स्ट ही राजा है। ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता है कि हिंदी बोलने वालों के लिए ये स्टेटिव वर्ब्स वाली बात और भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी भाषा में अक्सर कह देते हैं मैं समझ रहा हूँ, जो एक प्रोसेस लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हम हिंदी में कहते हैं हाँ मैं समझ रही हूँ, जो दिखाता है कि समझने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ।
लेकिन इंग्लिश में आई एम अंडरस्टैंडिंग या आई वॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत अननेचुरल लगता है। अच्छा। इंग्लिश में अंडरस्टैंड एक लाइट स्विच की तरह है, या तो वो ऑन है या ऑफ। यू ईदर अंडरस्टैंड समथिंग और यू डोंट। आप समझने की अवस्था में होते हैं, आप उसे कर नहीं रहे होते। एक मेंटल शिफ्ट है ये तो। जी, ये एक मेंटल शिफ्ट है जो सीखने वालों को करना पड़ता है। इस स्पीच पर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी इसी बात को साफ करते हैं। वी वर गुड फ्रेंड्स, वी न्यू ईच अदर वेल। हाँ। यहाँ साफ साफ लिखा है नॉट वी वर नोइंग। जी। और दूसरा वाला तो और भी अच्छा है, आई वॉज एंजॉइंग द पार्टी बट क्रिस wanted to go home। ये परफेक्ट कंपैरिजन है ना? एंजॉय करना एक एक्टिव प्रोसेस है। आप पार्टी में एक्टिव रूप से मजा ले रहे थे, तो आई वॉज एंजॉइंग सही है। ठीक है। लेकिन वांट यानी चाहना एक इच्छा है, एक मेंटल स्टेट है। क्रिस चाहने का कोई काम नहीं कर रहा था, वो बस घर जाने की अवस्था में था। हाँ, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी। बिल्कुल। इसलिए क्रिस वॉज वांटिंग नहीं, बल्कि क्रिस वांटेड। मुझे याद है जब मैं फ्रेंच सीख रही थी, मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। अच्छा। मैंने अपने टीचर से कहा je savais, जिसका मतलब है आई न्यू, उसकी जगह कुछ और कह दिया जो आई वॉज नोइंग जैसा था। उन्होंने हंसते हुए कहा था, तुम जानने के प्रोसेस में नहीं हो सकती, या तो तुम जानती हो या नहीं जानती हो। ये वही सिद्धांत है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो टेक अवे ये है कि पास्ट कंटिन्यूस सिर्फ एक और टेंस नहीं है। नहीं, ये एक सिनेमैटिक टूल है। ये बैकग्राउंड सेट करने, मूड बनाने और कहानी को ज्यादा एंगेजिंग बनाने के काम आता है। बिल्कुल। ये क्या हुआ से ज्यादा क्या हो रहा था पर से फोकस करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इट्स अ चॉइस ऑफ पर्सपेक्टिव। और ये हमें एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। बताइए। जरा सोचिए, हम अपने अतीत को, अपनी यादों को कैसे देखते हैं? क्या हम उन्हें पास्ट सिंपल की तरह देखते हैं, घटनाओं की एक लिस्ट? जैसे मैं स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर मेरी नौकरी लगी। हाँ, या फिर हम उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस की तरह याद करते हैं, यानी ऐसे सीन्स जिनमें हम मेंटली वापस जाकर देख सकते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था। जैसे मुझे याद है बारिश हो रही थी और मैं कॉलेज के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली। ये तो बहुत गहरा सवाल है। मतलब ग्रामर का कनेक्शन साइकोलॉजी और मेमोरी से भी है? क्यों नहीं, भाषा ही तो है जिससे हम अपने अनुभवों को स्ट्रक्चर देते हैं। एक इतिहासकार शायद पास्ट सिंपल का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तथ्यों को क्रम में रखने के लिए। 1947 में भारत आजाद हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ, लेकिन एक संस्मरण लिखने वाला लेखक पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेगा ताकि पाठक उस पल को महसूस कर सके। गर्मियों की वो रात थे, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे थे। वाह,